चलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लाइट। क्लास 10th का पहला चैप्टर हमारा है लाइट। तो लाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लाइट, हमारे बोर्ड के लिए भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर ये। खासकर एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेई और नीट की, तो उसके लिए भी लाइट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आप किसको समझ लीजिए, लाइट को, कि लाइट होती क्या है। तो लाइट होती क्या है इसको हम लोग जानेंगे। बड़ी बचपन से हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रही कि लाइट होती क्या है, किस बला का नाम है लाइट और क्या चीज़ है लाइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाइट। तो लाइट को हम लोग बचपन से, हमारी जो ज़िंदगी है वो लगभग मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी लाइट के बिना चल नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। क्योंकि लाइट एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, जैसे सन क्या है, सन से लाइट आती है और उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी के भरोसे से हमारी ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछें कि लाइट क्या है और लाइट किससे बनी हुई है, क्या आपने कभी लाइट को देखा है, क्या आपने कभी लाइट को महसूस किया है, क्या आपने कभी लाइट को छुआ है, टच किया है कभी लाइट को। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बचपन से ही आती रहती है, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका आंसर शायद ही पता होगा। ठीक है, तो लाइट को अगर हम बोले कि क्या आप लाइट को देख सकते हैं, तो शायद आपका आंसर आए नहीं, और शायद आपका आंसर आए हाँ। दो ही आंसर हो सकता है इसका, या तो हाँ ही होगा या तो ना ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि लाइट को आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो लाइट को देख सके। आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो लाइट को देख सके, लाइट को छू सके, और लाइट को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है लाइट को। लेकिन अगर लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, लाइट जो होती है वो दूसरी चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि इस बोर्ड पे, इस लेटर्स पे लाइट पड़ रही है, इसकी वजह से लाइट यहां से आके हमारी आंखों पे आ रही है, जिसके कारण हम इस लाइट, इस लेटर को, इस बोर्ड को हम देख पा रहे हैं। लेकिन लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं, देख किसको रहे हैं, इस बोर्ड को देख रहे हैं कि लाइट को देख रहे हैं। तो आपका आंसर आएगा कि हम बोर्ड को देख रहे हैं, लाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये रूम है हमारा, इस रूम को अगर अंधेरा कर दिया जाए, यानी कि रोशनी या लाइट को गायब कर दिया जाए, तो इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जाहिर सी बात है हमको दिखाई नहीं देंगे। यानी किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ती है, लाइट की पड़ती है। क्लियर है, तो एक बात तो क्लियर हुआ, हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन लाइट से हम चीजों को देख सकते हैं। लाइट को नहीं देख सकते, लाइट हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए। कितनी खूबसूरत है लाइट, कितनी मैं तो बोलूँगा कितनी अच्छी लाइट। अगर किसी इंसान का नाम होता लाइट, लाइट कभी नहीं कहता है कि तुम हमको देखो और हमारी वजह से तुम चीज़ों को देख पा रहे हो। सोचिए, अगर आप ऐसे भी सोचिए कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि लाइट के बिना ज़िंदगी क्या होगी। लाइट के बिना ज़िंदगी पॉसिबल है ही नहीं, नहीं पॉसिबल है। जी नहीं सकता आदमी, रह नहीं सकता आदमी, खा नहीं सकता उसके बिना, पी नहीं सकता आदमी। तो ज़िंदगी चल कैसे सकती है उसके बिना, नहीं चल सकती है। अगर सोचो किसी इंसान का नाम होता लाइट, तो कितनी खूबसूरत होती, सब कुछ दे रही है आपको, जीवन दे रही है आपको, आपके अंदर जान फूंक रही है लाइट। आप चीजों को देखते हैं कितनी खूबसूरत दिखाई देती है, किसके कारण, लाइट। कोई चीज चलती हुई जाती है रोड पे तो आप देखते हैं अरे कितना कंटाव है, क्या है, लाइट।
सब कुछ किसका खेल हो रहा है? लाइट का। लेकिन लाइट बेचारी खुद नहीं दिख रही है, लाइट सिर्फ और सिर्फ दिखा रही है आपको। लाइट खुद नहीं दिखती है, खुद बेचारे का एग्जिस्टेंस नहीं है एक तरह से, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे इसलिए हम मानेंगे कि एग्जिस्टेंस नहीं। हाँ, बट फील कर सकते हैं लाइट को। कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि लाइट वहाँ पे है, तभी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। लाइट नहीं होती तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देती। तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें, लाइट में क्या है? लाइट यानी कि रेज होती है, लाइट रेज कैन नॉट बी सीन, उनको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। बट light is useful to see the objects. लेकिन लाइट की जरूरत पड़ती है हमको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बस लाइट यही है। अब लाइट की शुरुआत जो हिस्ट्री है उस पर हम लोग जरा आएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है लाइट, ठीक है। तो हम दिमाग में हमारी इतना बैठाना है, पहली बात कि लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी चीजों से मिल के बना हुआ है। हमारे दिमाग में ही आ रहा है ना कि अगर लाइट के अंदर पार्टिकल होता तो हमको दिखाई जरूर देता, या कितना भी छोटा पार्टिकल हो तो हमको दिखाई, या हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने तैयार कर लिए है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं बड़ा करके, जूम करके उसको, ठीक है। लेकिन लाइट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं अगर हिस्ट्री पे आऊं लाइट के, तो पहला कमेंट जिसने किया था, पहला थ्योरी जिसने दिया था वो थे हमारे न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा ने हमारा जो थ्योरी दिया था उसका नाम था, पहला जो थ्योरी दिया था उन्होंने, उसका नाम रखा था हमको कैरपस्कुलस थ्योरी, ठीक है। पहला उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था कैरपस्कुलस थ्योरी, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा कैरपस्कुलस थ्योरी का, LEOUS रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कैरपस्कुलस थ्योरी। तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला लाइट के बारे में, ठीक है। उन्होंने सही बोला कि गलत बोला, इस सब चीजों पे भी हमको देखना है और समझना है। तो लाइट, न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिनका मास 0 होता है। बाप रे बाप। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास 0 होता है। ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास क्या होता है? मास m=0 होता है, ठीक है। और इनका शेप के बारे में भी उन्होंने आइडिया बताया। उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल है हमारे, वो किस तरह के हैं? पार्टिकल स्फेरिकल है, ठीक है, और रिजिड है एकदम। रिजिड मतलब समझ आए ना, एकदम कठोर मजबूत, एकदम तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो लाइट, न्यूटन बाबा का योगदान हमारे फिजिक्स की दुनिया में कितना ज़्यादा है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्लास 9th को पार कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स का इक्वेशंस पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। उसी पे सारी जो फिजिक्स अभी चल रही है, डोल रही है, उसका जो बेस है, फिजिक्स का जो बेस बनाया गया है वो न्यूटन्स को जो तीनों चारों लॉ, एक ग्रेविटेशन और तीनों लॉ, उन्हीं की बेसिस पे सारी चीज़ें बनाई गई है। और अभी तक वो लॉ कभी गलत नहीं हुआ। अगर लॉ गलत हो गया तो हमको पूरी की पूरी फिजिक्स की दुनिया जो है ना फिर से पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमारा न्यूटन्स लॉ है। जितना भी मैकेनिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, सब के सब जिसका बेस हम बोले, जिसका जैसे हमारी जो बॉडी है उसका जो यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल से बना होता है। उसी तरह जो फिजिक्स का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो न्यूटन्स लॉ का जो तीनों लॉ है उसी से बनाया गया है। पूरा का पूरा मैकेनिक्स हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स में
मैकेनिक्स पार्ट जो है पूरा उसी में बनाया गया है। ठीक है। अब न्यूटन बाबा का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। ये लगभग इन्होंने ये जो थ्योरी दिया था कैलकुलस क्लोज थ्योरी, वो लगभग 1965 के आसपास या 70 के आसपास दिया था इन्होंने। ठीक है, मैं आपको रफली एक डेट बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, लाइट के बारे में हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि सबसे पहले कौन थ्योरी दिया, तो पहले न्यूटन बाबा दिए। अब कोई कोई कहता है कि न्यूटन जो थे हमारे वो चोर थे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने जो अपने अंदर जो उनके स्टूडेंट थे उनसे क्या करते थे, रिसर्च करवाते थे, और रिसर्च करने से जो रिजल्ट मिलता था, जो थ्योरी जनरेट होती थी, उसको वो अपने नाम से पब्लिश कर देते थे। तो बोला जाता है कि उनके, खैर, लेकिन हम उनके योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। उनके योगदान को उन्होंने जो करके गुजर चुके हैं, हम आज उनको पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो करके चले गए हैं, हम लोग उसी को पढ़ते हैं और वही समझ में हमको नहीं आता है और गाली देते हैं। करे न्यूटन बाबा के ऊपर जो है सेब के जो है नारियल गिर गया होता, पत्थर गिर गया होता, ईंटा गिर गया होता, तमाम तरह की चीजें बोल देते हैं। लेकिन बेटा, अगर न्यूटन बाबा के ऊपर पत्थर गिर गया होता तो हमारी जिंदगी खूबसूरत चल रही है ना, गाड़ी मोटरसाइकिल इतने धर से पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं मिलता यार। किसी से मिलने जा रहे हैं, टाइम दिए हैं 10 बजे का और जाना है आपको 5 किलोमीटर, घर के बगल में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग देख लेंगे। घर के अगल बगल मम्मी पापा, अड़दार पड़दार, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख लेंगे, अरे फलाना उससे मिलने जा रहा था। घर पे आएंगे तो मार मिलेगा। मोटरसाइकिल लेते हैं हम लोग, धर से मारते हैं, चल देते हैं, एक्सीटर जाते हैं, चाहे 10 किलोमीटर जाना हो चाहे 5 किलोमीटर। वो जो जिंदगी आपकी आसान बनी है, वो क्यों बनी है? सिर्फ और सिर्फ न्यूटन बाबा के कारण। इसलिए कभी उनको कुछ बोलना नहीं है। उनका जो योगदान है हमारी जिंदगी में, उसको हमको याद रखना है। ठीक है, हम बहुत भाग्यशाली थे कि ऐसे साइंटिस्ट हमको मिले। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी चीजों पे आते हैं। तो ये जो लाइट है, उन्होंने बोला कि लाइट जो बनी हुई है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इनका जो मास होता है वो 0 होता है। और मैं बता रहा हूँ, अभी चीजें पे आ रहा हूँ, सारी चीजों पे आऊंगा। पार्टिकल कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर टाइप का होता है। और पार्टिकल जो होता है वो रिजिड होता है, यानी कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको खींच के उनके अंदर इलॉन्गेशन पैदा नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हमने हमारी जिंदगी में जब न्यूटन बाबा ने ये थ्योरी दिया, तो हम अपनी जिंदगी में पहली बार हमने महसूस किया, पहली बार लोगों को पता चला कि दुनिया में ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास मास 0 होता है। सोचिए, इतना तहलका मच गया जब उन्होंने थ्योरी दिया। उन्होंने एक ऐसे दुनिया में ले जाने की कोशिश किया हम सभी को जहां पे मास 0 होता है। आज तक हमने कभी भी ऐसी चीजें, उस समय की बात बताऊं तो उस समय अभी तक ऐसा कहीं भी कोई भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था जहां पे मास 0 हो जाए, पार्टिकल हो, मास 0 हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक है, खैर मैं बताऊंगा अभी चीजें की बाद में आगे चल के क्या हुआ इनकी थ्योरी पे। ठीक है, तो ये चीज हमको नोट करना है। कैलकुलस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, ये क्लास 12 का पार्ट है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ बेसिक चीजें हैं लाइट के बारे में, इसको हमको देखना है। पार्टिकल क्या बोला उन्होंने? कैलकुलस थ्योरी इन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल है इनका नाम क्या दिया इन्होंने? इनका नाम दिया कैर्पस्कुलस। कैर्पस्कुलस, ये कैर्पस्कुलस लिखा हुआ है, OUS है ये, और ये कैर्पस्कुलस है, CULES है। तो इस जो पार्टिकल का नाम दिया इन्होंने वो दिया कैर्पस्कुलस, और इस थ्योरी का नाम दिया कैर्पस्कुलस थ्योरी। उन्होंने उसमें बताया कि जो छोटे छोटे मास है हमारे, उनका मास 0 है। एक्चुअली में पार्टिकल उनका मास 0 है, उस पार्टिकल का नाम दिया कैर्पस्कुलस, और वो पार्टिकल कैसे? स्फेरिकल है और रिजिड है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजों को। कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन किया? तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, शायद आप क्लास 8 वगैरह में अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब लाइट हमारी आती है किसी सरफेस, स्मूथ सरफेस से टकराती है,
तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है। तो उन्होंने इस थ्योरी से इस चीज को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया कि अगर एक पार्टिकल, नॉट मास, इसके पास तो मास है ही नहीं, अगर एक पार्टिकल यहां से आता है, टकराता है, तो धमाक से क्या करेगा, इधर की तरफ ऊपर चल जाएगा। और कोलिजन, इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, अगर आप लोग क्लास 9 को सही से पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन का नाम है इलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन का नाम है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी का लॉस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, एनर्जी लॉस जीरो होती है, ठीक है। एनर्जी लॉस क्या होती है, जीरो होती है। क्या बताया इन्होंने, फिर से एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि जो कर्पस्कुलस पार्टिकल है वो टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कोलिजन थ्योरी दिया कि कौन सा कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी बॉल को किसी एंगल पे ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे करके, धमाक से नीचे गिरेगा और धम से ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो उन्होंने इस थ्योरी से क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया उन्होंने। ये क्या था, हमारा रिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से नोट्स ऐसे करके, जैसे हमने लिखा है सारी चीजों की, ये मास है, मास का मास, ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास जीरो है, और स्फेरिकल रिजिड है, ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। और ये चीजें ऐसे करके बना लेना है, ताकि हमारा नोट्स बहुत खूबसूरत और चमकदार होना चाहिए। जब चीजें खूबसूरत होती हैं तो हमको उसको पलटने में, उसको देखने में मजा आता है। इसलिए बहुत ढंग और बहुत सरल तरीके से 2-2, 3-3 पेन का यूज करते हुए आप चीजों को बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इन्होंने दिया क्या चीज, और उन्होंने एक चीज और एक्सप्लेन किया, किसको, ये तो रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन का मतलब मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, कि जब कोई लाइट एक मीडियम, जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकराती है और फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया हमारा। मैं आऊंगा, पढ़ाना नहीं है, बस आपको जान लेना कि क्या क्या है, लाइट के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया था, ठीक है। चलिए अब एक रिफ्लेक्शन तो उन्होंने बता दिया, अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, फिर रिफ्रैक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, तो रिफ्रैक्शन का मतलब आगे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का जो मतलब होता है वो होता क्या है, कि ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये कोई एयर है और इधर मान लीजिए क्या है, वाटर, ठीक है। मतलब ये जो हमारा लाइन बना हुआ है, ये जो बाउंड्री है हमारी, इस बाउंड्री के ऊपर एयर है और इस बाउंड्री के नीचे वाटर है, और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हमने बाउंड्री के यानी सरफेस के दोनों सरफेस पे क्या ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब उन्होंने बोला क्या, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है, ठीक है, यहां से जब इस मीडियम में लाइट आएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती है। घबराना नहीं बिल्कुल बेटा, बस समझ लेना थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब ये लाइट क्या है, इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, कर्पस्कुलस पार्टिकल्स हैं, जिनका मास जीरो होता है। और ये जो इसमें जो होंगे वो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी जो होती है, अगर हम लोग देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में होते हैं एज कंपेयर टू एयर पार्टिकल्स, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, और जो वाटर के पार्टिकल्स होंगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगी वो क्या होंगी, थोड़ा सा पास पास में होंगी कंपेयर टू एयर पार्टिकल, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बताया, देखो जो बोल रहे थे न्यूटन बाबा आपको सब कुछ सही लगेगा। जैसे रिफ्लेक्शन वाला मैंने बताया, एक बॉल को फेंके, भाई बॉल क्या है, पार्टिकल ही तो है, बॉल क्या है, पार्टिकल है, उसको फेंकेंगे धाए से नीचे जाएगा, फिर धाए से ऊपर जाएगा, उसके ऑन द बेसिस पे रिफ्लेक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब रिफ्लेक्शन को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि जब पार्टिकल एक मीडियम, ये एक मीडियम पहला मीडियम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा मीडियम, जब इस मीडियम से पार्टिकल इस मीडियम में आ रहा है, वाटर में आ रहा है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है एयर से,
तो उन्होंने बोला कि लाइट बेंड हो रही है, तो लाइट क्यों बेंड हो रही है, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। लाइट क्यों बेंड हो रही है, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। क्या दिया उन्होंने कि जब लाइट, ये जो पार्टिकल है कॉर्पस्कुलस, जब ये सरफेस के नजदीक आता है तो ये जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। इस पार्टिकल का जो अट्रैक्शन होगा, इन सब पार्टिकल का जो अट्रैक्शन होगा वो अपनी तरफ होगा। अब पार्टिकल जाना चाह रहा था सीधा, ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन अट्रैक्शन होने के कारण वो खिंचा गया, नीचे की तरफ खिंचा गया वो। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, बेंड हो गया पार्टिकल। ठीक है, इसलिए जो लाइट हो गई वो बेंड हो गई, कॉर्पस्कुलस जो पार्टिकल था इसलिए बेंड हो गया। सबने बोला अरे बाप रे, सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है यार। अब जैसे ही ये थ्योरी आया, मैं बता रहा हूँ, धड़का मुझे गया था उस समय। उस जमाने में न्यूटन बाबा का इतना बोलबाला था कि कोई भी चीज बोल दें तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको काट दे आदमी। जिंदगी जिया तो उसी ने ही जिया, जब तक जिया तब तक मालिक बन के रहा। ठीक है, तो अभी मैं आऊँगा मालिक क्यों था वो, लेकिन खैर बाद में ये जो थ्योरी उन्होंने दिया वो गलत हो गया, तो हम लोग देखेंगे क्यों गलत हुआ। चलिए, तो ये जो कॉर्पस्कुलस पार्टिकल है, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर लिए, इसलिए बेंड हो गया। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर यहाँ पे स्पीड, इस एयर मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और यहाँ पे इस डेंसर मीडियम में वाटर की स्पीड, लाइट की स्पीड अगर v2 है, अब बताओ जब किसी चीज को अट्रैक्ट करोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के कारण एक तो इधर की तरफ आ रहा है और एक तो उसको अट्रैक्शन फोर्स मिल गया, तो सामने से नीचे जाएगा ना भाई, क्योंकि अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया उसको। यानी कि अगर आपसे पूछें कि v1 और v2 में बड़ा कौन होगा, तो उन्होंने बोला कि वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। ठीक है, चोर जब चोरी करता है ना तो कहीं ना कहीं गलती अपना छोड़ देता है। जब चोर चोरी करता है तो कहीं ना कहीं गलती अपनी छोड़ देता है। ये बेचारे गलती छोड़ के चले गए। हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड की लाइट कम होती है। और न्यूटन बाबा बोल के चले गए बेचारे कि डेंसर मीडियम में अट्रैक्शन के कारण लाइट की स्पीड बढ़ जा रही है और रेयरर मीडियम में कम हो रही है। अब यहीं पे बेचारे गए फंस, गए। ठीक है, अब इन्होंने इसी चीज को पकड़ लिया। अब देखो, जब ये थ्योरी दिया थे उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, न्यूटन बाबा के समय में ही एक और साइंटिस्ट थे जो उनका हमेशा अपोज करते थे, उनके स्टेटमेंट का, उनकी थ्योरी का हमेशा अपोज करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। उनका नाम था हाइजेन। ठीक है, हाइजेनबर्ग। ठीक है, पूरा नाम हाइजेनबर्ग है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। उन्होंने चिल्लाते चिल्लाते कहते रह गए बेचारे, ठीक है, चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि नहीं, न्यूटन बाबा गलत बता रहे हैं। जो लाइट होती है वो पार्टिकल नहीं है भाई, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव होती है। थक गए बेचारा बताते बताते, चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन उनकी औकात नहीं थी उस समय। क्यों नहीं औकात थी? न्यूटन बाबा का जब जमाना था, न्यूटन साहब का जब जमाना था, तो उस समय सिर्फ न्यूटन ही चल रहे थे। मैंने बताया कि जिंदगी जिया तो उसी ने जिया, बाकी सब तो ऐसे ही जी लिए। गलते बोल के गया, लेकिन 100 साल तक वो, ये उसी समय का साइंटिस्ट थे हाइजेन। उन्होंने बोलते रहे कि नहीं, लाइट वेव है, वेव है, वेव है, लेकिन कोई नहीं माना इनकी बात। उनकी बात को कोई नहीं माना और 100 साल इनको मरे हुए हो गया। न्यूटन बाबा भी मर गए, ये भी मर गए, साथ साथ में ही लगभग मरे थे, दोनों मर गए बेचारे। लेकिन न्यूटन बाबा का बोलबाला था, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 100 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए।
100 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फोकॉल्ट, FOUCAULT, फोकॉल्ट नाम था उनका। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने ये जो थ्योरी दिया है फोकॉल्ट ने, इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया। मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करके बताऊंगा कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर किया था इन्होंने। बहुत अच्छा, मतलब बहुत टफ नहीं है, इजी है। जब हम थोड़ा सा लाइट को पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि लाइट को इन्होंने कैसे मेजर किया है, लाइट की स्पीड को कैसे मेजर किया है इन्होंने बोला क्या, लाइट, ये फोकॉल्ट 100 साल तक, सोचो 100 साल तक हम लोग गलत चीजें पढ़ते रहे। सही चीज बताने वाला आदमी हाइजन था, इनकी बातों को कोई नहीं सुना। ये बोलते रह गए कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन कोई सुनने वाला था तब ना सुने, कोई था ही नहीं। न्यूटन बाबा के सामने सब कुछ, सबकी रलैया हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि महान साइंटिस्ट थे। एक बार बोल के चले गए तो लोग उसको रामबाण मान लेते थे कि नहीं यही सही है। तो फोकॉल्ट ने बोला, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। न्यूटन बाबा ने क्या बताया है, मैं न्यूटन बाबा का लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं न्यूटन बाबा का लिखने की कोशिश करूँ, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा सा मिटा के लिखूँ इसको। ठीक है, उन्होंने बताया क्या कि ये जो हमारा इसमें स्पीड, इस मीडियम में अगर v2 है तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। ये किसने बताया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने क्या बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी रेयर मीडियम से। ठीक है, रेयर मीडियम से जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कम होगा। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा शायद। तो उन्होंने बोला क्या कि जो डेंसर मीडियम में होती है, न्यूटन बाबा ने बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है रेयर मीडियम की स्पीड से। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मैं जो कहानी था इसको मैं मिटा रहा हूँ, शायद वो पूरा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने बोला, कैसे कैसे क्या किया। चलिए, बड़ा दिलचस्प कहानी है लाइट की, बहुत खूबसूरत कहानी है। चलिए, तो कौन सा साइंटिस्ट आए? इनके बाद आए एक साइंटिस्ट। ठीक है, ये खत्म हो गया, कैल्पस तो खत्म हो गया, बस इतना ही था। इनके बाद लगभग 100 साल के बाद हाइजन और न्यूटन बाबा जब मर गए, मरने के बाद इनके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या चीज? 100 साल बाद। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात है न्यूटन बाबा। 100 साल बाद, 100 साल बाद कौन आया? 100 साल बाद आए हमारे साइंटिस्ट, उनका नाम था क्या चीज? फोकॉल्ट। ठीक है, FOUCAULT। ठीक है, इन्होंने बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is less than speed of light in rarer media। और यही सही है बेटा। ठीक है, और यही क्या है? यही सही भी है, इसी को हम लोग मानेंगे भी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि स्पीड की जो लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बताया, सब के सब हिल गए एकदम। उनको सबको विश्वास हो गया कि न्यूटन बाबा ने हमको 100 साल तक बेवकूफ बनाया और 100 साल तक हमको भ्रम में रखा कि लाइट पार्टिकल होती है। 100 साल के बाद पता चला कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। तब जो 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हाइजन बाबा
100 साल पहले क्या बोले? हाइजन बाबा। हाइजन बाबा को जो थ्योरी उन्होंने दिया था उसको रिसर्च करने पे रिसर्च चालू हो गया, ठीक है, कि हाइजन बाबा ने क्या थ्योरी दिया था। अब बताइए, बेचारा 100 साल पहले चिल्ला रहा था न्यूटन बाबा के जमाने में, लेकिन कोई इसकी बात को मानने की कोशिश नहीं किया। कोशिश भी किया होता तो अभी मान जाता, ठीक है। तब फिर इस पर रिसर्च चालू हुआ, बाद में प्रूव किया गया। इसका जो रिसर्च आया इनका, बाद में इनके रिसर्च से प्रूफ हुआ, इनके उन्होंने जो पब्लिश किया था पेपर, रिसर्च पेपर, उनसे प्रूफ हुआ कि नहीं, लाइट क्या है? लाइट वेव है। लाइट क्या है? लाइट वेव है, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कैसे प्रूफ हुआ। जब इनका ये जो एक्सपेरिमेंट किए फोकॉल्ट साहब, उन्होंने जब ये चीज दिया, इस चीज से पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। और न्यूटन बाबा ने इसका जस्ट उल्टा बोला था कि रेयर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में अट्रैक्ट कर लेता है। उन्होंने ये लॉजिक दिया था, बाद में गलत हो गया, ठीक है। तो इसी से हमको पता चला कि नहीं, जो हाइजन बाबा 100 साल पहले चिल्ला रहे थे वही सही है। यानी कि लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर नहीं शो करती है। तो हाइजन, अकॉर्डिंग टू हाइजन, HYGEN है, हाइजन्स प्रिंसिपल, लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है? एक वेव नेचर शो करती है। लाइट शो वेव नेचर, ठीक है। लाइट इज ए वेव नहीं, लाइट शो वेव नेचर, ठीक है। 100 साल बाद इसको माना गया। अब देखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है कहानी, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब लाइट, इन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो वेव होती है, ठीक है। लेकिन जब हमने 9th में आपको पढ़ाया था, जब 9th में हम लोग पढ़े थे, तो आपको बताया गया होगा कि वेव 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में ही जानकारी था, ठीक है। मैकेनिकल वेव का मतलब, मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है कि ऐसी वेव जिसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, गेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे कि साउंड वेव। साउंड अभी हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपके कान के पास जो ईयरफोन आप लगाए होंगे या जो भी चीजें होंगी, अगर एयर को हटा दिया जाए तो आप कितना भी लगा लीजिए, ईयरफोन वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, आपको सुनाई नहीं देगा आवाज, क्योंकि आवाज को चलने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। अब हाइजन प्रिंसिपल क्या बोले इन्होंने बोला कि लाइट वेव तो है, सही बात है, वेव है, लेकिन किस तरह की वेव है? मैकेनिकल वेव है लाइट, ठीक है। तो मैं इसको लिखूं अकॉर्डिंग टू हाइजन्स, ठीक है। उन्होंने बोला, क्या क्या बोला कि जो लाइट है वो वेव तो है, लेकिन किस तरह का वेव है? लाइट इज एन मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसी के बारे में सबको पता था, ठीक है। ऐसे वेव के बारे में किसी को पता ही नहीं था जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ऐसे किसी को नहीं पता था। जबकि हमको पता है कि सन और अर्थ के बीच में सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक एयर है, बाकी वैक्यूम है। अब लाइट सन से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है लाइट। तो लाइट जब सन से अर्थ तक आ रही है तो बीच में वैक्यूम जो है वहां तो कुछ है ही नहीं है, फिर लाइट आ कैसे रही है? अब यहां हाइजन बाबा का भी दिमाग काम नहीं किया, तब उन्होंने एक अलग थ्योरी दिया। हाइजन बाबा ने जब दिमाग उनका काम नहीं किया तो उन्होंने अपने आप को सही करने के लिए, देखो भाई, जब अपने आप को सही करना है ना तो आदमी झूठ, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है, ठीक है। महान तो थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महान नहीं थे, बिल्कुल महान थे, क्योंकि जो चीजें वो लिख के चले गए, रिसर्च करके चले गए, उसी चीजों को तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला ये कि जो लाइट होती है
जो लाइट है वो हमारी कौन सी है, लाइट मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दिया, क्या दिया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है हमारा, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है हमारा वो किससे बना होगा, किसमें क्या भरा होगा यूनिवर्स में। तो उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में ईथर भरा होगा। ईथर नाम का एक सब्सटेंस है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि उतना डाइल्यूट है वो, ठीक, ये जो ईथर है वो उतना डाइल्यूट है कि वो दिखाई नहीं देता है। और वो उसी से लाइट जो होती है वो मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मीडियम का काम कौन कर रहा है, ईथर कर रहा है। ये हाइजन बाबा ने बोला, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि ऐसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कोई भी मीडियम ईथर वगैरह जो उन्होंने हाइपोथेटिकल सोच के दिया, ऐसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इनकी थ्योरी भी 100 साल तक चली। जब इनको सही माना गया, 100 साल के बाद तो सही माना गया, फिर 100 साल तक चला भी, 100 साल तक चला भी इनकी थ्योरी। लोग इसी पे सब पूरा का एकदम लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जितना भी था, डिफ्रैक्शन, यंग्स मॉडुलस, आगे हम सब सारी चीजें पढ़ेंगे, सब वेव पे ही आधारित है, उसी के बेस पे ही चल रही है सब। और सब के सब हाइजन प्रिंसिपल ने सबको एक्सप्लेन कर दिया अपनी थ्योरी से कि कैसे कैसे हो रहा है। ये थे हाइजन बाबा, एक हाइपोथेटिकल चीज मान के सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो यहां से हमको एक कंसेप्ट सीखने को मिलता है कि किसी चीज को आप प्रूव करना है ना, अगर आपको चाहे वो कितना भी, आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। इन्होंने जब ये मैकेनिकल वेव जब बोल दिए तो रास्ता इनके पास था नहीं, तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज मान लिया, ईथर, जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और लाइट उसी मीडियम से हमारे पास आ रही है। अपने आप को सही करने के लिए इन्हें सब कुछ लगा दिया दांव पे। क्लियर है? तो 100 साल तक चलाइए, 100 साल तक चलाइए। जब तब क्या होगा, फिर बाद में माना गया, ठीक है। मैं अब यहीं पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे, बस आपके दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर बन जाए लाइट की कि क्या क्या है लाइट। लाइट अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, ठीक है। तब आगे चल के, ठीक है, आगे चल के एक साइंटिस्ट आए, कौन से, आइंस्टीन बाबा। उन्होंने बोला फिर बाद में, ठीक है, आइंस्टीन बाबा उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है, ठीक है, जो लाइट है हमारी, जो लाइट है वो कौन क्या है बेटा, उन्होंने बोला कि लाइट दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और वेव नेचर भी शो करती है। ऐसा ही इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आगे चल के एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब जब मैंने बताया ना कि हाइजन बाबा के बाद 100 साल तक तो चला नहीं, 100 साल तक चला नहीं, फिर 100 साल बीतने के बाद इनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फिर ये थ्योरी कितना साल तक चला, 100 साल तक चला, ठीक है। जब 100 साल तक चला, फिर ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसका नाम बोले, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर से नहीं बता सकते, वो पार्टिकल नेचर से बताएंगे। फिर दिमाग में, अरे बाप रे, अब गलत कौन है सही कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टिकल नेचर से हम लोग डिफ्रैक्शन को, जब लाइट डिफेक्ट हो जाती है, यानी कि लाइट, भाई पार्टिकल तो सीधा चलता है, लाइट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट सीधा चलता है, लेकिन नहीं, लाइट टेढ़ा भी चलता है। लाइट की जो चाल होती है वो टेढ़ी भी होती है, और टेढ़ी चाल लाइट की वेव से ही एक्सप्लेन कर सकता है, पार्टिकल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि पार्टिकल को जो आप फेंकेंगे या पार्टिकल जब जाएगी तो सीधा जाएगी ना भाई, अगर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे तो वो तो सीधा जाएगी।
तो लाइट मुड़ी कैसे अगर पार्टिकल है, यानी वेव होगी। तब आइंस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल भी नेचर शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। लेकिन कब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, लेकिन कब लाइट वेव नेचर शो करेगी और कब लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगी, ये हमारे बस में नहीं है। ये किसके बस में है, किसके कंट्रोल में है? लाइट के कंट्रोल में है। लाइट अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है। लाइट का जब मर्जी करेगा, जहां मर्जी करेगा, वहां वेव नेचर शो करेगी, और जहां मर्जी करेगा वहां पार्टिकल नेचर शो करेगी। ये लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम अपनी इच्छा अनुसार। हम लाइट को ये नहीं बोल सकते कि हे चल अभी तू लाइट का बिहेवियर नहीं शो करना, तुमको वेव का बिहेवियर शो करना है। ऐसा नहीं कर सकते हम लाइट। अरे भैया, लाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ होती है। 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जा रही है वो, 1 सेकंड के अंदर से। और आज तक मैं आपको बता दूं कि आज तक ऐसा कोई भी पार्टिकल या ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं किया जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा किया जा सके। हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब हमने नहीं, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट से ज्यादा करने की कोशिश की, या अप टू लाइट करने की कोशिश किए, लाइट तक पहुंचाने की कोशिश किए, लेकिन लाइट तक किसी भी पार्टिकल की स्पीड को नहीं पहुंचाया जा सका अभी तक। अरे भाई, जब उसको हम अचीव नहीं कर सके तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तुम ही सोचो। अगर हम उसको पा नहीं सके, उसकी स्पीड को हम पहुंच नहीं पाए, तो हमारे कंट्रोल में रहेगा वो? बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस दिन आप लाइट को अचीव कर लीजिएगा उस दिन पूरा फिजिक्स हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन, क्योंकि लाइट जो टाइम वगैरह का डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं वो लाइट को रेफरेंस मान के बनाया गया है। टाइम का जो डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में, वो देखेंगे कि लाइट को रेफरेंस मान के बनाया गया। लाइट ही सब कुछ है, लाइट पे ही सब कुछ टिका हुआ है, डिफिनीशन टाइम वगैरह का। तो लाइट क्यों? क्योंकि लाइट से किसी भी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती ही नहीं है, इसीलिए लाइट को रेफरेंस माना गया। और इसी के बेसिस पे हम पूरा का पूरा फिजिक्स, वेव, पार्टिकल नेचर, जो भी है दुनिया भर का, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ सब पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, हम कंक्लूजन क्या निकाले अब यहाँ तक? अभी जो थ्योरी कंसेप्ट चल रहा है वही चल रहा है। ठीक है, कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर शो करती है। अगर आप लोगों की इच्छा है रिसर्च करने का, आप लोग आइए, और इसमें हो सकता है कुछ नया निकल जाएगा। क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि लाइट यहाँ पे पार्टिकल ही क्यों शो कर रही है, यहाँ पे वेव ही क्यों शो कर रही है, ये आज तक हमको पता नहीं लगा। बस मान लिया गया कि लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो लाइट जैसा मन करेगा उसका, लाइट उसी चाल में चलेगी, उसी रंग में रहेगी और अपने आप में ही जिएगी। क्लियर है? तो अगर आप बड़े होइएगा तो इस चीज पे अगर आपको रिसर्च करना होगा तो आप करिएगा, कोशिश करिएगा। खैर अभी तक तो हो नहीं पाया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और कंक्लूजन इसका निकालता हूँ आज के लेक्चर का। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया, पहला कमेंट जो लाइट पे दिया, वो लाइट पे पहला कमेंट किसने दिया? न्यूटन बाबा ने दिया। उन्होंने बोला कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो जिनका मास 0 होता है, और वो रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और उनका जब कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जब लाइट रेयर मीडियम से, रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, जब डेंसर मीडियम में जाती है यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। न्यूटन बाबा ने ये बोला था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं, वो गलत है। इससे न्यूटन बाबा की थ्योरी पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई, गलत हो गई पूरी की पूरी। फिर हाइजन बाबा है। हाइजन बाबा न्यूटन बाबा के जमाने में नहीं थे, उन्होंने वेव थ्योरी दिया। वेव थ्योरी भी लगभग 100 साल तक चला, लेकिन फिर बाद में आइंस्टीन बाबा आए। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। कब पार्टिकल वेव नेचर शो, कब लाइट वेव नेचर शो करेगा, कब पार्टिकल नेचर शो करेगा, ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये मतलब डिपेंड नहीं करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो लाइट और कब वो वेव बनाएगी। क्लियर है? और लाइट अगर वेव है तो पार्टिकल नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। और न्यूटन बाबा ने साफ साफ लिखा भी है कि लाइट, न्यूटन बाबा ने जो माना था, एज्यूम किया था कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल का मास उन्होंने 0 ले लिया था। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइट में मास है नहीं तो आप धूप में खड़ा हो जाते ऐसे हाथ पार करके 1 घंटा 2 घंटा, तो आपका अगर वेट किसी भी चीज़ का वेट हो, ठीक है, तो अगर 10 ग्राम था तो कुछ देर के बाद 11 ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल होता तो आपके शरीर पे आके बैठता है यहीं पे। लेकिन लाइट में पार्टिकल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। अब हम इसी एनर्जी से अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।